Welcome. Good morning, all DMLT students. तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। यानी आज का लेक्चर आपका स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के ऊपर कंटिन्यू है। जो आपने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, स्टेफाइलोकोकस की मॉर्फोलॉजी, कल्चर वगैरह देखा था कि किस तरीके से अपन उसको ग्रोथ करवा के देख सकते हैं कैसा वो होता है, कौन सी डिजीज कोज करता है। आज के लेक्चर में अपन उसी को कंटिन्यू करेंगे। और स्टेफाइलोकोकस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है। नेक्स्ट देखिए पैथोजेनेसिस, यानी डिजीज कौन सी कोज करता है वो। तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस इज ए पायोजेनिक organism and lesions are localized in nature contrast to streptococcus lesion which are spreading in nature। यानी स्टेफाइलोकोकस एक ऐसा पायरोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, यानी सीवियर इन्फेक्शन कोज करता है। और इसके जो लीजन्स होते हैं, घाव होते हैं, वो क्या होते हैं, लोकलाइज होते हैं। किसके कंपैरिजन में? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कंपैरिजन में, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के जो लीजन्स है वो क्या है, स्प्रेड होते रहते हैं आगे से आगे। नेक्स्ट देखिए एक्सफोलिएटिव। तो एक्सफोलिएटिव यानी बाहर स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन होता है। तो देखिए क्यूटेनियस इन्फेक्शन और डीप इन्फेक्शन। एक्सफोलिएटिव के अंदर दो चीज़ है, एक तो क्यूटेनियस इन्फेक्शन और एक डीप इन्फेक्शन है। क्यूटेनियस इन्फेक्शन का मतलब सुपरफिशियल स्किन के ऊपर, अपने बाहर के एनवायरनमेंट में, यानी बाहर की तरफ स्किन के कोई इन्फेक्शन हो गया, वो क्या है, क्यूटेनियस इन्फेक्शन। तो क्यूटेनियस इन्फेक्शन के कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे पस्ट्यूल्स डिजीज हो गई, बॉइल्स हो गए यानी छाले जैसी, कार्बेंकल्स हो गई, एब्सिस यानी घाव हो गया, इम्पेटिगो हो गया, या बर्न वुंड इन्फेक्शन यानी जले हुए के अंदर स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन हो सकता है, या नियोनेट यानी बच्चे के अंदर। तो क्यूटेनियस क्योंकि बच्चे की स्किन क्या है, ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसलिए ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है डीप इन्फेक्शन। डीप यानी इनसाइड में कोई इन्फेक्शन होने वाला। तो जैसे ओस्टियोमाइलाइटिस हो गया, ठीक है, टॉन्सिलिटिस यानी टॉन्सिल के अंदर कोई इन्फेक्शन, फेरिंजाइटिस यानी लंग्स के अंदर, सिंसाइटिस, सेप्टिसिमिया यानी ब्लड के अंदर, और मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है, ब्रेन के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया। तो पैथोजेनेसिस में कौन सी डिजीज कोज करता है वो? एक तो क्यूटेनियस इन्फेक्शंस कोज करता है, अलग अलग प्रकार की डिजीज। डीप इन्फेक्शन में ओस्टियोमाइलाइटिस, टॉन्सिलिटिस, फेरिंजाइटिस या सिंसाइटिस या सेप्टिसिमिया और मेनिंजाइटिस कोज करता है, यानी ब्रेन में, लंग्स में, या फिर क्या है, थ्रोट के अंदर इन्फेक्शन कोज कर सकता है, ब्लड के अंदर भी इन्फेक्शन कोज कर सकता है स्टेफाइलोकोकस। और स्किन के ऊपर देखें क्यूटेनियस इन्फेक्शन क्या है, तो जैसे पस्ट्यूल्स हो गई, बॉइल्स हो गई यानी जले हुए के अंदर, यानी क्या है, छाले जैसी स्ट्रक्चर हो गई। नेक्स्ट क्या है, फूड पॉइजनिंग। और कौन सी डिजीज कोज करता है? तो भाई एंटेरोटॉक्सिन के द्वारा। फूड पॉइजनिंग में फॉलो 2 to 6 आवर आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड विच कंटेन प्रीफॉर्म्ड एंटेरोटॉक्सिन स्टेफाइलो ओरियस यानी स्टेफाइलोकोकस ओरियस। यानी फूड पॉइजनिंग कब होती है? कि आपने जब खाना खाया उसके 2 से 6 घंटे बाद होगी आपको, यानी बैक्टीरिया के अंदर जाने के 2 से 6 घंटे के अंदर फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, अगर उसने क्या है, फूड के अंदर पहले से एंटेरोटॉक्सिन मिक्स कर रखा है तो। नेक्स्ट है नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो गई, जैसे स्किन एक्सफोलिएटिव डिजीज। तो स्ट्रिपिंग ऑफ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन फ्रॉम द अंडरलेइंग टिश्यू अकर इन द वेरियस एक्सफोलिएटिव सिंड्रोम कोज्ड बाय स्टेफाइलोकोकाई। यानी जो स्ट्रिपिंग यानी एंट्री ले लेता है वो किसके अंदर, सुपरफिशियल लेयर के अंदर, अपर की स्किन के अंदर, और अंडरलेइंग टिश्यूज के अंदर एंट्री कर जाता है, चला जाता है, जहाँ पे जाके वो अलग अलग प्रकार के एक्सफोलिएटिव सिंड्रोम कोज करता है, यानी अलग अलग प्रकार की डिजीज कोज करता है। कौन? स्टेफाइलोकोकस। एग्जाम्पल क्या है? तो जैसे ब्लोज हो गया, इम्पेटिगो हो गया, ये सारे क्या है, अलग अलग डिजीज के नाम है, यानी अलग अलग प्रकार के जो लीजन्स होते हैं, घाव होते हैं, वो क्या है, स्टेफाइलोकोकस के द्वारा कोज किए जाते हैं, जैसे दाद वगैरह या फिर अदर कोई चीज़ हो गई। नेक्स्ट, स्टेफाइलोकोकाई scalded skin syndrome is one example of exfoliative disease in which toxins spread systemically। यानी स्टेफाइलोकोकस की एक स्कॉल्डेड स्किन सिंड्रोम है, ठीक है, जो क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसका,
एक्सफोलिएटिव डिजीज़ का, यानी स्किन से रिलेटेड डिजीज़ का, जो क्या है टॉक्सिन्स स्प्रेड होता है उसके अंदर सिस्टेमिकली अच्छे तरीके से, और फिर क्या है डिजीज़ कोज करता है वो। तो क्या क्या कर सकता है, क्यूटेनियस इन्फेक्शन कर सकता है, डीप इन्फेक्शन कर सकता है, फूड पॉइजनिंग की डिजीज़ हो सकती है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन कर सकता है, या फिर स्किन के अंदर एक्सफोलिएटिव इन्फेक्शन या एक्सफोलिएटिव डिजीज़ यानी जैसे बल्स, इम्पेटिगो वगैरह कर सकता है, या फिर स्कोल्डेड स्किन सिंड्रोम डिजीज कोज कर सकता है। तो ये क्या है पैथोजेनेसिस है। और बैक्टीरियोलॉजी के अंदर सेपरेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेफाइलोकोकस की पैथोजेनेसिस क्या है, यानी इसको पैथोजेनेसिस को डिस्क्राइब कीजिए। नेक्स्ट है TSS, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो TSS बिकम वाइडली नोन इन एसोसिएशन विद यूज ऑफ टैम्पॉन्स बाय मेंस्ट्रुएटिंग, यानी क्या है वोमेन्स के अंदर तो ज़्यादातर ये क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड रहता है, यानी वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन कोज कर देता है, जिससे क्या है TSS हो जाते हैं, यानी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम डिजीज हो जाती है। हाँ, ये जरूरी नहीं है, अदर कंडीशंस के अंदर भी TSS हो सकता है, यानी मेंस्ट्रुएटिंग के अंदर ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लेकिन ये फिक्स भी नहीं है, अदर सिचुएशन में भी इन्फेक्शन कोज कर सकता है वो। नेक्स्ट देखिए आप एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी, यानी कौन सी टैबलेट के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है स्टेफाइलोकोकस। तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ओरियस वर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन ओरिजिनली, यानी ज़्यादातर स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है उसकी जो स्ट्रेन्स है प्रजाति हैं वो पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव होती हैं, पेनिसिलिन से किल हो जाती हैं। पेनिसिलिन रेजिस्टेंस इन स्टेफाइलोकोकस इज ड्यू टू, कुछ बैक्टीरिया के अंदर क्या है कि पेनिसिलिन के लिए वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उनका विरोध करते हैं, जैसे बीटा लैक्टोमस के प्रोडक्शन के कारण। नेक्स्ट मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकाई, और कुछ बैक्टीरिया क्या है मेथिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके ऊपर। तो देयर इज ए रिडक्शन इन एफिनेटिव ऑफ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ द स्टेफाइलोकोकस सेल वॉल फॉर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। मेथिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस इसलिए होते हैं कि जो बैक्टीरिया किसका एफिनिटिव किससे रिलेटेड लगाओ, यानी उसके अंदर अगर पेनिसिलिन की बाइंडिंग की जो सेल्स हैं वो कमज़ोर होगी, जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के लिए, तो वो क्या है पेनिसिलिन अगर उस पर कोई इफेक्ट नहीं कर पा रही तो वो क्या है मेथिसिलिन के लिए भी रेजिस्टेंट हो जाएंगे, यानी उनकी सेल वॉल्स काफ़ी मजबूत हो जाएगी, यानी सेल वॉल के अंदर बाइंडिंग प्रोटीन्स डेवलप हो जाएगी जो पेनिसिलिन और मेथिसिलिन दोनों को बाइंड कर लेगी और उनके इफेक्ट को लेस कर देगी। तो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी में मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया तो पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव होते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेन्स किसकी स्टेफाइलोकोकस ओरियस की वो क्या है बीटा लैक्टोमस प्रोडक्शन के कारण क्या है लेस इफेक्टिव हो जाती हैं, उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता। नेक्स्ट देखिए लैब डायग्नोसिस, यानी किस तरीके से अपन इन्फेक्शन किए हुए किसी पेशेंट के सैंपल में डायग्नोज कर सकते हैं। तो उसके लिए कौन से स्टेप है, एक तो सबसे पहले स्पेसिमेन कलेक्शन, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना स्पेसिमेन को, उसके बाद में लैब में क्या करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करके देखते हैं, फिर उसके बाद कल्चर लगाते हैं, कल्चर के बाद कल्चर प्लेट पे कॉलोनीज की माइक्रोस्कोपी करते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस करवा के देखते हैं पेशेंट के सैंपल के साथ, और लास्ट में क्या करते हैं ट्रीटमेंट करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है लैब डायग्नोसिस है हर बैक्टीरिया की, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन 20 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो लैब डायग्नोसिस से ही पूछे गए हैं, जैसे कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की हो गई, स्टेफाइलोकोकस की होगी, साल्मोनेला की होगी, स्ट्रेप्टोकोकस की होगी, यानी इनकी डायरेक्ट लैब डायग्नोसिस पूछी जाती है। तो ये स्टेप्स हैं जिनके अकॉर्डिंग क्या है अपन किसी पेशेंट के सैंपल को डायग्नोज करते हैं। तो सबसे पहले स्पेसिमेन कौन से कलेक्ट करते हैं, दीज आर कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ लीजन, यानी पेशेंट के अंदर किस जगह लीजन है किस जगह डिजीज है उसके अकॉर्डिंग क्या है अपन स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं। जैसे पस का स्पेसिमेन लिया आपने तो सुपरेटिव यानी स्किन के ऊपर से ले लिया, स्पूटम का स्पेसिमेन लिया, स्पूटम कब लेते हैं जब कोई रेस्पिरेटरी डिजीज हो यानी फेरेंजाइटिस हो, ब्लड का सैंपल कब लेते हैं सेप्टिसीमिया के अंदर यानी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन के हो, यूरिन का सैंपल कब लेते हैं यूटीआई के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर,
CSF का सैंपल कब लेते हैं अपन? जब पेशेंट के ब्रेन में इन्फेक्शन यानी मेनिंजाइटिस हो। फीसिस का सैंपल कब लेते हैं? फीसिस के सैंपल को कौन सी कंडीशन में डायग्नोज करते हैं अपन? तो फूड पॉइजनिंग के अंदर। तो ये सारे अलग अलग सैंपल्स हैं जो स्टेफाइलोकोकस की डायग्नोज के अंदर अपन लेते हैं, क्योंकि वो अलग अलग जगह डिजीज कोज करता है। जिस जगह लीजन होते हैं, जिस जगह घाव होते हैं स्टेफाइलोकोकस के द्वारा कोज किए हुए, उसी जगह से अपन क्या स्क्रैपिंग करके और सैंपल को कलेक्ट कर लेते हैं। तो लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से बैक्टीरिया में स्पेसिमेन कौन सा काम में आता है डायग्नोसिस के लिए। नेक्स्ट देखिए कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द स्पेसिमेन, यानी कैसे एक स्पेसिमेन को कलेक्ट करोगे, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करोगे। तो द सैंपल शुड बी कलेक्टेड इन स्पेसिफिक स्टराइल कंटेनर, यानी स्पेसिमेन को सैंपल्स को आपको स्पेशल स्टराइल कंटेनर के अंदर कलेक्ट करना है, यानी ऐसा कंटेनर जिसमें कोई भी बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं हो। बाय टेकिंग ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस, और सारी सावधानियों को काम में लेते हुए बरतते हुए आपको सैंपल कलेक्ट करना है, क्योंकि हो सकता है लैब टेक्नीशियन के भी इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट एंड स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन, यानी कंटामिनेशन को स्प्रेड होने से बचाने के लिए आपको एसेप्टिक कंडीशंस को काम में लेना है। नेक्स्ट स्ट्राइल कॉटन स्वैप शुड बी यूज फॉर द कलेक्शन, यानी स्क्रैपिंग करने के लिए पस का सैंपल लेने के लिए आप स्ट्राइल कॉटन स्वैप को काम में ले सकते हो। फ्रॉम द साइट सच एज नोज और पेरिनियम एंड इमीडिएटली द स्वैप आर ट्रांसफर टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग नॉर्मल सलाइन और पेप्टोन वाटर और डायरेक्टली इनोकुलेटेड इनटू द स्ट्राइल मीडिया प्लेट, यानी आप स्क्रैपिंग कर सकते हो, जैसे नोज में इन्फेक्शन है या पेरिनियम में इन्फेक्शन है उसको, और इमीडिएटली स्क्रैप करने के बाद उसको स्वैब को आप किस में ट्रांसफर करोगे? टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। और टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट है? पहले से नॉर्मल सलाइन प्रेजेंट होगा और पेप्टोन वाटर। पेप्टोन वाटर तो यानी लिक्विड कल्चर लगाने के लिए, और डायरेक्टली क्या करोगे? उनको इनोक्यूलेट करोगे कल्चर प्लेट्स के ऊपर, ताकि क्या है अच्छी ग्रोथ आ सके या फिर उसकी बैक्टीरियल कॉलोनीज अच्छी डेवलप हो, ताकि उनको डायग्नोज किया जा सके। तो एक मेथड तो क्या हो गया सैंपल कलेक्शन का? स्क्रैपिंग हो गया, यानी स्ट्राइल कॉटन स्वैब के द्वारा अपन सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इन केस ऑफ द यूरिन स्पेसिमेन, यानी अगर यूरिन का सैंपल कलेक्ट करना हो, मिड स्ट्रीम यूरिन शुड बी कलेक्टेड, यानी आपको मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करना है। शुरू का यूरिन स्टार्टिंग का यूरिन आपको डिस्कार्ड कर देना है। कलेक्ट टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन, यानी जो नॉर्मल फ्लोरा की कंटामिनेशन है उससे प्रिवेंट करने के लिए आप मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करते हो। अदर माइक्रोब्स दैट में बी प्रेजेंट ऑन नियर टू द यूरेथ्रल ओपनिंग, हो सकता है कि कुछ और बैक्टीरिया आपके यूरेथ्रल ओपनिंग के नज़दीक प्रेजेंट हो, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या है? मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करना है। नेक्स्ट द ब्लड स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड इनटू द एप्रोप्रिएट कल्चर बोटल्स, यानी ब्लड का स्पेसिमेन आप किस में कलेक्ट करते हो? तो कल्चर बोटल्स के अंदर। पर द एज ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग, चिल्ड्रंस के लिए, अडल्ट के लिए, एंड इट शुड कंटेन द ग्लूकोज ब्रोथ और टोरेकुलरेट ब्रोथ, यानी ग्लूकोज ब्लड का स्पेसिमेन आपको किस में कलेक्ट करना है? या तो ग्लूकोज ब्रोथ की बोतल में या टोरेकुलेट ब्रोथ की बोतल में। नेक्स्ट एज द स्पेसिमेन शुड बी ट्रांसपोर्टेड इमीडिएटली टू द लेबोरेटरी एंड प्रोसेस टू प्रिवेंट एनी एररनेस रिजल्ट, यानी सैंपल कलेक्ट करते ही आपको जल्दी से जल्दी लैब में ट्रांसपोर्ट करना है, ताकि जो एरर्स हैं
वो क्या है, कम हो उसके, और क्या है, प्रोसेसिंग जारी की जाए टेस्टिंग की। तो अगर यूरिन का सैंपल आप कलेक्ट करते हो तो मिड स्ट्रीम यूरिन कलेक्ट करना है। अगर ब्लड का सैंपल कलेक्ट करते हो तो एज के अकॉर्डिंग अलग अलग बोटल्स आती हैं, कल्चर बोटल्स, टोरेकोलेट ब्रोथ की और ग्लूकोज ब्रोथ की। तो उसमें क्या है, ब्लड का स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं कल्चर लगाने के लिए। और नेक्स्ट क्या है, सभी स्पेसिमेन को आपको इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करना है। या फिर अदर कोई स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन है किसी पर्सन में, तो उसका सैंपल आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो, पस को स्क्रैपिंग करके, यानी स्ट्राइल कॉटन के ऊपर, और उसको आप किस में डाल दोगे, पेप्टोन वाटर के अंदर। तो ये क्या है, स्पेसिमेन कलेक्शन है किसका, स्टेफाइलोकोकस का। लैब डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बैक्टीरियोलॉजी के अंदर, इसीलिए इसको अच्छे तरीके से समझिए और इसको याद कीजिए अच्छे तरीके से कि कौन से स्टेप्स आते हैं। सिमिलर ही चलती है मोस्टली लैब डायग्नोसिस, इसलिए आपको स्टेप सारे याद होने चाहिए। तो सबसे पहले पढ़े थे। फिर क्या करते हैं, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। तो मोस्ट कॉमनली द ग्राम स्टेनिंग ऑफ द स्पेसिमेन इज डन बाय प्रिपेयरिंग ए थिन स्मीयर of the specimen and staining it with gram stain. If the specimen contains the staphylococcus या streptococcus, it appear as the purple या blue color, यानी ग्राम पॉजिटिव राउंड शेप और ग्रेप लाइक क्लस्टर। यानी मोस्ट कॉमनली डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर अपन किसको काम में लेते हैं, डायग्राम स्टेनिंग को। सबसे पहले आपको एक थिन पतली स्मीयर तैयार करनी है, किसकी, स्पेसिमेन की। और उस स्मीयर को स्टेन किसके साथ करना है आपको, थिन स्मीयर को ग्राम स्टेन के साथ। और इफ द स्पेसिमेन कंटेन द स्टेफाइलोकोकस, यानी अगर स्पेसिमेन के अंदर, पेशेंट के अंदर स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, पर्पल कलर का दिखाई देगा, यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो ग्राम स्टेन में आपने देखा था पर्पल कलर के दिखते हैं पॉजिटिव। और शेप कैसी होगी, राउंड शेप होगी। और बैक्टीरिया कैसे दिखेगा आपको, ग्रेप लाइक क्लस्टर, यानी अंगूर के गुच्छे के जैसी स्ट्रक्चर होगी उसकी। नेक्स्ट आल्सो, यानी साथ में एसिड फास्ट स्टेनिंग और एल्बर्ट स्टेनिंग को भी अपन काम में ले सकते हैं इन केस ऑफ सस्पेक्टेड इन्फेक्शन। यानी अगर आपको शक हो कि पेशेंट के अंदर दो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, जैसे माइकोबैक्टीरियम या कॉर्निबैक्टीरियम का इन्फेक्शन और है साथ में, तो आप एसिड फास्ट स्टेन और एल्बर्ट स्टेन को भी काम में ले सकते हो। दैट आर कलेक्टेड बाय फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगर पेशेंट का स्पेसिमेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कलेक्ट किया गया या स्पूटम या फिर नेजल स्वैब थ्रोट है, तो उसके अंदर आप एसिड फास्ट स्टेन और एल्बर्ट स्टेनिंग को भी काम में ले सकते हो। या फिर मोस्टली जनरली अपन ग्राम स्टेन तो करके देखते ही हैं, कोई भी स्पेसिमेन हो, कोई भी सैंपल हो पेशेंट का। बैक्टीरियोलॉजी के अंदर डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में अपन ग्राम स्टेन ही करके देखते हैं मोस्टली, क्योंकि ग्राम स्टेन की स्मीयर के अंदर एक तो अपने को ये कंफर्म हो जाता है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर है तो वो कौन से टाइप का है, यानी उसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे जाती है उसमें कि ग्राम नेगेटिव है बैक्टीरिया या ग्राम पॉजिटिव है, उसका आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाता है। ग्राम स्टेनिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप कौन सी थी, कल्चर। तो कल्चर आपने पूरा का पूरा पहले पढ़ लिया है, वही सेम टू सेम कल्चर कल वाले लेक्चर में जो डिस्कस किया था वही आपको पूरा का पूरा नोट करना है। यानी अलग अलग कल्चर एगार्स और उसकी कॉलोनीज कैसी डेवलप होती है, उन सभी में वो सारी चीज़ें लिखनी है। नेक्स्ट है कल्चर के लिए रिक्वायरमेंट क्या रहती है, तो कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। कल्चर यानी स्टेफाइलोकोकस ऑर्डिनरी मीडिया पे भी ग्रोथ कर जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 10 से 42 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पीएच 7.4 टू 7.6 होनी चाहिए। और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, तो स्टेफाइलोकोकस मोस्टली तो एरोब्स होते हैं, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रोथ करते हैं, लेकिन फैकल्टेटिव एंड एरोब भी है,
यानी कुछ बैक्टीरिया, कुछ स्ट्रेन्स जो है स्टेफाइलोकोकस की, वो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में भी ग्रोथ कर जाती है। तो कल्चर आपको सेम टू सेम जो पीछे के लेक्चर में डिस्कस किया था वही आपको रिवाइज करना है, दोबारा नोट करना है लैब डायग्नोसिस के अंदर पूरा। यानी कल्चर मीडिया कौन से काम में लेते हैं अपन अलग अलग स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के अंदर? तो न्यूट्रिएंट एगार हो गया, न्यूट्रिएंट एगार मीडियम हो गया, जैसे ब्लड एगार मीडियम हो गया, मैकोंकी एगार मीडियम हो गया, मैनिटोल साल्ट एगार मीडियम हो गया, मिल्क एगार हो गया या लिक्विड मीडिया हो गया। इन सब के अंदर कॉलोनीज आपने देखी थी कैसी फॉर्म होती है। तो सबसे पहले न्यूट्रिएंट एगार में स्मूथ सरफेस और ओपेक या कॉनकेव कॉलोनीज डेवलप होती हैं। ब्लड एगार में सेम टू सेम कॉलोनीज रहती हैं न्यूट्रिएंट एगार के जैसी, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, बीटा टाइप हीमोलाइसिस शो होती है। मैकोंकी एगार मीडियम में क्या है, आपको पिंक कलर की कॉलोनीज शो होती हैं, किसके कारण? लैक्टोज फर्मेंटेशन के कारण। नेक्स्ट लिक्विड मीडियम में यूनिफॉर्म टर्बिडिटी दिखाई देती है। तो ये सारी चीजें आपको लैब डायग्नोसिस में दोबारा नोट करनी है। और लैब डायग्नोसिस सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से समझिए प्रत्येक बैक्टीरिया की। नेक्स्ट क्या है, ग्राम स्टेनिंग के अंदर कैसे दिखाई देते हैं? तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई किसके अंदर दिखाई देते हैं? ग्रेप लाइक क्लस्टर के अंदर अरेंज रहते हैं। नेक्स्ट है हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन। तो हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन अपन किसके लिए करके देखते हैं कि बैक्टीरिया मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, उस चीज़ को चेक करने के लिए अपन करके देखते हैं। तो लैब डायग्नोसिस में स्टेफाइलोकोकस कैसा होता है? नॉन मोटाइल होता है। तो क्लस्टर जैसा आपको सीन हो गया, यानी अंगूर के गुच्छे के जैसा। तो मोटिलिटी को चेक करने के लिए अपन क्या करके देखते हैं? हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन करके देखते हैं। यानी एक स्लाइड के ऊपर ड्रॉप को हैंग कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं एक स्लाइड को, और उसके ड्रॉप में चेक करते हैं कि बैक्टीरिया मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं बैक्टीरियोलॉजी के लैब डायग्नोसिस के अंदर। नेक्स्ट क्या है, लास्ट टेस्ट, यानी बायोकेमिकल टेस्ट कौन से परफॉर्म करते हैं स्टेफाइलोकोकस के लिए? तो एक तो कैटलेज टेस्ट था जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो करके देखते हैं कि ऑल द स्टेफाइलोकोकाई वेदर दे आर पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक आर कैटलेज पॉजिटिव। यानी जितने भी स्टेफाइलोकोकाई प्रेजेंट है जो वर्ल्ड के अंदर, वो चाहे पैथोजेनिक हो यानी ऐसे हो जो डिजीज कोज करे, चाहे नॉन पैथोजेनिक हो ऐसे बैक्टीरिया हो जो डिजीज कोज नहीं करते, क्या होते हैं? सभी के सभी कैटलेज पॉजिटिव होते हैं। दिस टेस्ट इज मेनली डन टू डिस्कस द स्टेफाइलोकोकस फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस विच इज कैटलेज नेगेटिव। और जो कैटलेज टेस्ट है वो स्टेफाइलोकोकस को स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से डिफ्रेंशिएट करने के लिए चेक किया जाता है कि स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन है या स्ट्रेप्टोकोकस का, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस तो कैटलेज पॉजिटिव है लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस कैटलेज नेगेटिव है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन बनता है, ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। नेक्स्ट है कोएगुलेज टेस्ट। तो दिस टेस्ट इज डन फॉर डिस्कसिंग द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यानी ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को अलग करने के लिए काम में लिया जाता है फ्रॉम द स्टेफाइलोकोकाई, यानी स्टेफाइलोकोकाई यानी स्टेफाइलोकोकस की अदर जो स्ट्रेन है उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, विच इम्पोर्टेंट फॉर डिफ्रेंशिएटिंग पैथोजेनिक स्ट्रेन और नॉन पैथोजेनिक। यानी ये स्टेफाइलोकोकस के अंदर अपन कोएगुलेज टेस्ट क्यों करते हैं कि पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन प्रजाति को अलग करने के लिए, यानी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को अलग करने के लिए। तो ये दोनों टेस्ट आपको याद होने चाहिए, ये दोनों टेस्ट पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर कि कैटलेज टेस्ट क्या है, कोएगुलेज टेस्ट क्या है। और वाइवा के अंदर माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को डिफ्रेंशिएट करने वाला टेस्ट कौन सा है? तो कैटलेज टेस्ट है,
क्योंकि स्टेफाइलोकोकस कैटलेज पॉजिटिव होता है, स्ट्रेप्टोकोकस कैटलेज नेगेटिव होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। और कोएगुलेज टेस्ट पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता है। पैथोजेनिक तो वो बैक्टीरिया जो क्या है डिजीज कोज करते हैं, और नॉन पैथोजेनिक वो बैक्टीरिया जो डिजीज कोज नहीं करते हैं। यानी स्टेफाइलोकोकस की ही प्रजातियों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोएगुलेज टेस्ट किया जाता है। और ये दोनों टेस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जो पिछले लेक्चर में आपने पढ़े कि कैसा इनका प्रोसीजर होता है, किस तरीके से इनको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के अंदर स्टेफाइलोकोकस के अंदर कौन सी टैबलेट देते हैं। एक तो बेंजिल पेनिसिलिन देते हैं, क्योंकि पेनिसिलिन के लिए क्या है बैक्टीरिया सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट है क्लोरासिलिन भी दे देते हैं, और वेनकोमाइसिन दे देते हैं स्टेफाइलोकोकस के इन्फेक्शन में। 3 प्रकार की टैबलेट्स को अपन काम में लेते हैं, एक तो बेंजिल पेनिसिलिन, क्लोरासिलिन और वेनकोमाइसिन। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा, तो नेक्स्ट बैक्टीरिया के ऊपर रहेगा, स्ट्रेप्टोकोकस के ऊपर, जो कि एक सेकंड लास्ट या सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस दोनों में से एक के अंदर कन्फर्म क्वेश्चन आता है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।